एक बार स्पष्ट कर दें म्यूट करके कि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। हाँ, अमित सर, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ 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 त्रिपाठी जी, जी, आपकी आवाज थैंक पहुंच रही है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हैं। आप हिमाचल प्रदेश में, हेलो, आप हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के, और हमारे मित्र हैं। आज वो भी हमको ज्वाइन किए हैं और स्वागत है उनका। डॉक्टर अम्बिकेश ज्वाइन किए हैं सर हमें अभी कि नहीं? अभी नहीं। अभी नहीं। आवाज सर क्लियर है मेरी आज? हाँ हाँ, आवाज तो आज सही है। आज सही है ना? नया सेटअप लाया हूँ आज। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, बेहद अच्छा है। तो वैसे मैंने भी जो बनाया है वो भी अच्छा है फिर से। हाँ सर, वो बहुत बढ़िया है। वो अच्छा, देखिए, गजब का एनिमेशन है। और मतलब वो कोई तकनीकी मदद होगी तो डॉक्टर मृत्युंजय सिंह आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के ही प्रोफेसर हैं। वाह वाह। तो इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और डॉक्टर अम्बिकेश हमारे सामने आ चुके हैं। स्वागत है सर। भवनीत बत्रा सर भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। मैंने देखा भी वो जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है सभी सर। लोगों को नमस्कार। अम्बिकेश सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरुआत हो, मैं सारे प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आप को म्यूट कर दें। अगर कोई आवश्यकता है, कोई सुझाव देना है या कोई टिप्पणी करना है, तो वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, और उसके बाद हम उनसे अनुरोध करेंगे अपने आप को अनम्यूट करके वो कुछ भी सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं सारे प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना अपना कम से कम ऑडियो म्यूट करते हैं। वीडियो अगर चाहें तो म्यूट करें, या ना चाहें तो ना करें, लेकिन कम से कम ऑडियो म्यूट कर दें। तो अमित सर, आपका अनुमति हो तो कार्यक्रम का संचालन शुरुआत की जाए, कार्यक्रम का संचालन शुरू किया जाए। या और प्रतिभागियों को देखना है अभी? प्रतिभागी आते जाएंगे फिर से, हम लोग प्रोग्राम चालू आते करेंगे। ही जाएंगे। और पहले तो मैं अम्बिकेश सर का, डॉक्टर अम्बिकेश सर, मैं स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए बेहद बेहद प्रशंसा का पल है, और हमारे छात्रों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वे अपने शिक्षा के, मतलब उच्च शिक्षा के प्रारंभिक दिनों में ही डॉक्टर अम्बिकेश जैसे विद्वान व्यक्ति उनके बीच में हैं, वो उन्हें सुन पा रहे हैं। और ये सब भी ये संभव हुआ है जब वे यहाँ से रिमोट इलाके में हैं। तो सर, आप हमारे बीच में आए, ये हमारे लिए प्रशंसा है विषय है, और हमारे छात्रों के लिए अवसर का विषय है। मैं आप लोग का बिल्कुल भी समय नहीं जाया करूँगा। आप जो विद्वानों के मध्य से चर्चा होगी, मैं भी एक स्टूडेंट की भांति मैं सुनने वाला हूँ। तो प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विमर्श का तीसरा अंक, और इसका विषय है हिंसा और शांति, नूतन परिप्रेक्ष्य। आज मेरे सामने हैं डॉक्टर अम्बिकेश त्रिपाठी। आप डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन एंड पीस स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार मोतिहारी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपके बारे में एक औपचारिक रूप से परिचय कराना जरूरी है, तो मैं आपका परिचय कर रहा हूँ सारे साथियों को।
आपको राजनीति शास्त्र से आपने एमए किया है 2008 में, और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से आपने एमफिल किया है 2009 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, और जो है हम भी इस समय सेवाएं दे रहे हैं। और आपका जो डिसर्टेशन का टॉपिक था, मैं फिर से प्रतिभागियों से अनुरोध कर रहा हूं कि अपने ऑडियो को म्यूट कर दें प्लीज। आपका जो टॉपिक था एमफिल डिसर्टेशन का, वो था कैपेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस, द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ अमर्त्य सेन। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है 2017 में, और पीएचडी आपने हिंसा और माओवाद इन सारे विषयों को लेकर किया है। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ह्यूमन सिक्योरिटी, state and Maoist violence, and analytical study of Maoist violence in Dantewada district of छत्तीसगढ़। और इसके बाद आप कई महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दिए हैं, जिसमें गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा उत्तराखंड में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके पहले भी आपका बिहार लोक सेवा आयोग से चयन हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिसे आपने नहीं स्वीकार किया, और इस समय वर्तमान में आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपने माओवाद, शांति, मानवाधिकारों, राज्य हिंसा, शांति और सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर काफी काम किया है। आपके लेख, आपके शोध कई पत्रिकाओं में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको मैगजीन्स के लिए लगातार आर्टिकल लिखते रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्तर में पर हस्तक्षेप और ऑर्गेनाइजर जैसे जगहों से आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। आपने कई किताबों में विभिन्न बुक सेक्शंस लिखे हैं, कई इनवाइटेड लेक्चर्स आपने दिए हैं, जिस पर शांति, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, लालच और आर्थिक व्यवस्थाओं से उपजी चुनौतियों के बारे में लेक्चर्स हैं। आपने बहुत कई सारे सेशन चेयर किए हैं, और आप लगातार सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेते रहे हैं। तो मैं एक बार औपचारिक रूप से स्वागत कर रहा हूँ विकेश कुमार त्रिपाठी का। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है हिंसा और शांति के परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके मायने क्या हैं। हम लोग हमेशा शांति की बातें करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, लगातार शांति के बारे में अवधारणाएं करते हैं, शांति के बारे में बातें करते हैं, लेकिन जैसे राजनीति शास्त्र में तमाम सारी धारणाएं हैं, उसके बारे में सारे लोग चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व। उसी तरह की एक अस्पष्ट सी भाषा है, अस्पष्ट सी परिभाषा है, अस्पष्ट सी धारणा है हमारे पास शांति की। हम सारे लोग शांति के बारे में बातें करते हैं, और हमें लगता है कि हमें शांति का मतलब पता है, वास्तव में शांति का मतलब पता है। तो हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे कि शांति की अवधारणा क्या है, क्या जिससे हम किसी डिस्टरबेंस का अभाव मानते हैं वही शांति है, शांति, सुरक्षा और हिंसा के बीच क्या संबंध है, क्या हिंसा से शांति स्थापित की जा सकती है, और इसी में शांति और सुरक्षा के साथ जो सुरक्षा के वैकल्पिक परिदृश्य है जिसे हम मानव सुरक्षा कहते हैं, मानव सुरक्षा की संकल्पना क्या है, मानव सुरक्षा की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या संबंध है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भी हम हमेशा चर्चा करते हैं। हिंसा को हम आमतौर पर हम ये धारणा बना लेते हैं कि हिंसा को हम जानते हैं, लेकिन क्या हिंसा वही है जिसमें हम युद्ध जैसी स्थितियों का अभाव महसूस कर सकें, या फिर हिंसा का कोई वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य है जिसके बारे में हमेशा चर्चा करते हैं या हम चर्चा नहीं कर पाते हैं, उसे संरचनात्मक हिंसा कहते हैं, स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। करने के लिए युद्ध जरूरी है, ये ऐसा प्रश्न है जो हमें प्राइमा फेसी प्रारंभिक रूप से परेशान कर सकता है या हमें सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन क्या कभी कभी शांति को बनाने के लिए हिंसा जरूरी हो जाती है? इसी के साथ क्या मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा जरूरी है, जिसे हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की संभावनाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं, और शांति के समक्ष जो समकालीन चुनौतियां हैं उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है, उसको गांधीवादी परिप्रेक्ष्य से किस तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय शांति कैसे किया है, इसके संभावित
हमारा आज के विषय रहेंगे और इसके बाद हम जो अपने ऑडियंस से प्रश्न लेंगे, प्रश्न कर लेंगे और इस पर जो कमेंट करना चाहें, जो अपने सुझाव देना चाहें या कोई सिस्टम में कुछ और हम उसकी स्वागत करते हैं। तो आज मैं औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ डॉक्टर अम्बिकेश से। और डॉक्टर अम्बिकेश हमें ये समझाएंगे और अपने विचारों को साझा करेंगे कि जिसे हम शांति कहते हैं वो क्या है। इसके पहले मैं प्रतिभागियों से एक अपील और कर रहा हूँ कि सारे लोग अपना ऑडियो म्यूट कर दें। दूसरा, अगर ये लाइन कट जाए तो इसी वीडियो लिंक को दोबारा क्लिक कर दें, जिससे वो हमारे कार्यक्रम से दोबारा कर सकेंगे। रमेश को आमंत्रित करता हूँ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शांति जिसे हम कहते हैं उस शांति की अवधारणा क्या है। डॉक्टर अम्बिकेश। धन्यवाद पीयूष जी। अमित भूषण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये बड़ा बेहतरीन एक मंच तैयार किया, जिससे यूपीएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के साथ एक बेहतरीन ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ऐसे इनिशिएटिव्स होते रहने चाहिए और इसे आप एक क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं कि यूपी का कल्चर थोड़ा सा टीचिंग का अलग है, रीडिंग का अलग है, एमपी का थोड़ा अलग होगा, जैसा अमित भूषण जी महसूस कर रहे होंगे। तो एक क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी टीचिंग और लर्निंग का जो डेवलप कर रहे हैं आप लोग, ये प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन है और मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पर इन दोनों ही राज्यों से के छात्रों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। ये दोनों राज्य मेरे लिए बेहद करीबी हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश से हूं और मध्य प्रदेश में उज्जैन में एक शोध संस्थान है। उस शोध संस्थान से मेरा बड़ा गहरा लगाव रहा है। तो दोनों ही जो राज्य हैं, इनके छात्र हैं और इनकी जो व्यवस्था है, ये दोनों मेरे बेहद करीब रही है। अब हम सीधे सवालों पर आते हैं। हमसे पीयूष जी का जो पहला सवाल है वो है कि शांति की अवधारणा क्या है और शांति की हमारी समकालीन समझ यह पूर्व से किस प्रकार भिन्न है। तो जो शांति की हमारी जो समझ है वो मूलतः प्रत्यक्ष हिंसा की अनुपस्थिति के रूप में समझा जाता है। जब भी हम कभी शांति को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो या शांति के बारे में सोचते हैं, सामान्य लेमैन भी जब सोचता है शांति के बारे में, एक छात्र के रूप में, एक शोध छात्र के रूप में, एक विचारक के रूप में और एक बहुत सामान्य आदमी के रूप में भी, जब आप सबसे पहले शांति के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो मूलतः वो जो दृष्टिकोण होता है वो रिलेटिव हो जाता है। रिलेटिव क्या कि हम उसको जो है अशांति की परिस्थितियों से तुलनात्मक रूप से देखना शुरू कर देते हैं। एक रिलेटिव जो है कॉन्शियसनेस हम क्रिएट करते हैं, एक तुलनात्मक बोध विकसित करते हैं कि शांति क्या है। तो जैसे ही हम शांति के विचार करने पर आते हैं तो सबसे पहले जो विचार हमारे मन में आता है वो यही आता है कि अशांति की अवस्थाओं का न होना, मसलन युद्ध का न होना, झगड़े का न होना, किसी प्रकार का भौतिक दमन न होना या मारपीट का न होना। इन सारी बातों को जो है हम शांति की समझ में शांति की जब समझ शुरू करते हैं तो हम इन्हीं सब बातों से अपनी शुरुआत करते हैं। लेकिन समय के साथ विद्वानों ने शांति की इस समझ को एक्सटेंड किया, विकसित किया और अब शांति की जो समझ है, शांति की जो परिभाषा है वो काफी विस्तृत हो गई है। शांति जो है इन सबसे बहुत बढ़ करके है। जॉन गाल्टुंग एक पीस थिंकर हुए, जिनको पीस स्टडीज का फादर ऑफ भी कहा जाता है। इन्होंने शांति को दो भागों में बांटा, एक नकारात्मक शांति और एक सकारात्मक शांति। दरअसल सकारात्मक शांति शब्द की खोज करने का श्रेय भी जो है जॉन गाल्टुंग को ही जाता है। शांति अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मैं मूलतः पढ़ाता हूँ अपने छात्रों को, गांधी और शांति अध्ययन, तो उसमें जो शांति अध्ययन का जो हमारा का जो मूल उद्देश्य है वो शांति को हिंसा की अनुपस्थिति के रूप में प्रस्तुत करना है। लेकिन जो हिंसा को भी हम एक बृहद पैमाने पर परिभाषित करते हैं, इस पर हम आगे अपनी इसी चर्चा में बात करेंगे। अभी हम ये जान लें कि गाल्टुंग ने जो सकारात्मक और नकारात्मक शांति को डिवाइड किया, जो दो भागों में बांटा, उसका मतलब क्या होता है।
तो जब हम तुलनात्मक रूप से अशांति की अवस्था का न होना शांति मानते हैं, यानी कि झगड़े का न होना, युद्ध का न होना, किसी प्रकार के भौतिक दमन का अभाव होना, ये सब कुछ जो है जॉन गॉल्डुन नकारात्मक शांति की स्थिति में रखते हैं। और सकारात्मक शांति की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इन सारी अशांति की परिस्थितियों के न होने के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के समेकित और संपूर्ण विकास के सभी अवसरों का स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग कर सके, वह स्थिति जो है सकारात्मक शांति की स्थिति है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तरह से मान लीजिए कि आप पारिवारिक जीवन में ले लीजिए कि परिवार के सभी लोग जो है किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने जा रहे हैं और किन्हीं कारणों बस आपका मन नहीं है जाने का, तो आप अपने आप को मना कर रहे हैं, या आप पहले तो अगर आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, ये आपके साथ जो है नकारात्मक शांति होगी कि आपको रोक दिया गया। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, ये आपका चॉइस हो गया। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हैं और उसके बाद कहा जाए कि ये घर पूरे मकान घर वालों का ये जूता है, हम लोगों के आने से पहले तक तुम इसे पॉलिश करके रखना, तो ये जो है आपके साथ एक तरह से आपकी जो स्वतंत्रता है उसके साथ एक अन्याय है कि आप एक तो आप जा नहीं पा रहे हैं, जाने से रोका जा रहा है, दूसरा जो है आपको जो है अनावश्यक रूप से जूता साफ करने के लिए भी जो है मजबूर किया जा रहा है, आप पर ही काम लगाया जा रहा है। तो जो सकारात्मक शांति है, सकारात्मक शांति व्यक्ति के स्वातंत्र को बढ़ाने की बात करता है, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर आप अपने स्वातंत्र को जो है बड़े पैमाने पर उपभोग कर पाए। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं इसका कि सरकारें जो है शिक्षा के लिए बड़ी-बड़ी संस्थाएं खोल देती हैं। दुनिया के में कई सारे देश में बहुत सारे बड़े-बड़े संस्थान हैं जहां पर हमारा ड्रीम होता है कि हम वहां स्टडी कर पाएं या वहां पहुंच पाएं। लेकिन तमाम सारी ऐसी संरचनात्मक परिस्थितियां होती हैं जिनसे हम उन संस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसमें जो है आर्थिक अभाव है, क्षेत्रीय पिछड़ापन है, और जो है शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो फैली हुई गैर बराबरियां हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सकारात्मक शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेने से आपको रोकती हैं। इस सकारात्मक शांति का जो कैंपेन है वो अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब जो है पीस को, शांति को एक ह्यूमन राइट के रूप में देखा जा रहा है, एक कम्युनिटी राइट या एक सॉलिडरिटी राइट्स के रूप में भी जो है शांति को देखा जा रहा है। तो शांति की जो हमारी प्राचीन अवधारणा थी या पहली जो पूर्व की अवधारणा थी, वो हम सिर्फ युद्ध की अवस्था का अभाव तक अपने आप को सीमित रखते थे। लेकिन अब जो शांति की परिस्थितियां हैं, अब जो शांति का जो अवधारणा है वो काफी विस्तृत हो गई है, जिसमें मानवीय स्वतंत्रता के सामाजिक आर्थिक पहलू भी अब उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। विकेश, आपने बहुत अच्छे तरीके से शांति की अवधारणा को बताया हमारे सामने, और इसके साथ ही ये बताया कि सकारात्मक शांति जिसे कहते हैं वो हिंसा नहीं बल्कि अपने द्वारा चुने गए विकल्पों को वास्तव में एक्चुअलाइज कर लेने की चाह है या स्वतंत्रता है, उसे हम शांति कहते हैं। और आपने शांति के अर्थों का विस्तार किया। तो एक इसी के साथ जुड़ा प्रश्न होता है कि क्या शांति में और हिंसा में कभी-कभी हिंसा के लिए कभी-कभी शांति स्थापना के लिए हिंसा अनिवार्य हो जाती है। इसका उदाहरण महाभारत में दिखता है कि जब कई बार शांति को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा और श्री कृष्ण को शांति दूत बनना पड़ा। या फिर अगर हम आज भी आए तो इराक, ईरान या सोमालिया या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर, या नक्सलवाद जिस पे आपने खुद पीएचडी की है, वहाँ पर कई बार सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि हम हिंसा करेंगे, और हम हिंसा करना नहीं चाहते लेकिन हिंसा जरूरी है क्योंकि हमें वहाँ पर शांति स्थापित करना है, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं मान रहे हैं। तो उसी के साथ हमारा अगला जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है, और ये हिंसा कब तक वैध रहती है और कब उसके बाद हिंसा का दमनदारी परिप्रेक्ष्य चालू हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। हम आपसे एक्सपर्ट व्यू लेना चाहेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो हम ये जाने कि शांति, सुरक्षा और हिंसा, ये तीन जो है आपस में बड़े एक तरह से कारणात्मक संबंध, कॉजल रिलेशन रखते हैं। सवाल थोड़ा लेंदी हो गया है, इसका जवाब भी थोड़ा लंबा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सर, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि कम आपका आपके शब्दों पास में पूरा आप तक जी। अपनी बात, अपने छात्रों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। तो सबसे पहले आप तीन छात्रों से या हमारे जो श्रोता हैं उनसे निवेदन है कि तीन शब्दों को अपने दिमाग में रखें: शांति, सुरक्षा और हिंसा। ये तीन प्रत्यय हैं जिनके बीच में पूरा का पूरा जो शांति अध्ययन है और जो फिलहाल का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो इन्हीं तीन प्रत्ययों के बीच घूमता है। तो और ये न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इवन अपना जो व्यक्ति का जो जीवन है वो भी इन्हीं तीनों के बीच जो है घूमता है। तो शांति, सुरक्षा और हिंसा के बीच मैं पहले आपको बताऊं कि एक तरह से जो है कारणात्मक संबंध है। सुरक्षा और हिंसा की जो स्थिति है और उसका जो स्वरूप है, वही जो है शांति की अवस्था और उसकी प्रकृति को तय करता है। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या नक्सलवाद या गृह युद्ध या तो हम वहीं पर इस बात को समझने की कोशिश करें कि घरेलू हिंसा का जो स्वरूप है वो महिलाओं की सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करता है और यह उनकी सकारात्मक शांति को स्पष्ट करता है। सुरक्षा की स्थिति जो है उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं अपने इसी स्टडी के दौरान जो है एक अफ्रीका से मुझे एक केस स्टडी मिली। अफ्रीका में कि किसी देश में यूएन जो यूएन का जो ह्यूमन राइट्स का जो वो है एजेंसी है, वो वहाँ के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति जागरूक कर रही थी और उनको जो है स्टडी करा रही थी ताकि वो, और उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रही थी ताकि वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस से बच सकें। कुछ बहुत सारी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट की। कुछ दिनों बाद एक खबर आती है कि एक महिला की जो है डोमेस्टिक वायलेंस में डेथ हो जाती है। उसका पति उसको इतना मार देता है कि उसकी डेथ हो जाती है। एंड वो महिला यूएन के उस ह्यूमन राइट अवेयरनेस प्रोग्राम का एक हिस्सा ले चुकी थी, उसकी सदस्य थी। तो यूएन के उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स के सामने बड़ा सवाल आया कि अगर हम उसको डोमेस्टिक वायलेंस के सारे पहलू को बता चुके थे, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस उसकी मृत्यु हो जाती है, ये बड़ा जो है शॉकिंग है, ये हमारे पूरे प्रोग्राम का फेल्योर है, हमको इसके बारे में फिर से स्टडी करना चाहिए। और जब उन्होंने उसके बाद उस महिला की केस स्टडी की तो मालूम पड़ा कि उसके पास ह्यूमन डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, वीमेंस राइट को लेकर के सारे अवेयरनेस थे, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का किराया बेयर कर सके। तो ये देखिए कि जो है उसकी जो सुरक्षा की स्थिति है, आर्थिक आत्मनिर्भरता की जो स्थिति है, वो उसके जीवन में जो पीस एस्टेब्लिशमेंट है या उसके ह्यूमन पीस एस्टेब्लिशमेंट, आप ध्यान रखिएगा कि पीस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये अब एक राइट के रूप में हो चुका है। सकारात्मक शांति की जो बात है, तो अपनी स्वतंत्रताओं को एक्सेस कर पाने में जो है उसका जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी थी उसके हस्बैंड पर या अपने बेटों पर या अपने परिवार के अन्य सदस्यों पर, वो उसकी जो है डेथ का काज बन जाता है। अब बात आती है कि ये आप देखिए घरेलू हिंसा में आई बात। अगर अब हम बात करें कि जो है आंतरिक जो आपात की स्थिति होती है, आंतरिक जो समस्याएं हैं, जैसे भारत में नक्सलवाद है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हम बात करते हैं कि हिंसा का जो के प्रयोग की जो बार बार बात की जाती है, तो उस संदर्भ में मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये बड़ा ही जो है माने कंटेस्टेड इशू है कि इसको कैसे देखा जाए। जब हम बात करते हैं हिंसा की वैधता की, तो जब मैं एक अनुभव बता रहा हूँ आपको कि जब मैं अपना शोध लिख रहा था तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हम कैसे इस बात को डिफाइन करें कि स्टेट भी जो है वायलेंस करता है। जब हम पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी की बात करते हैं तो एक एनार्किज्म और मार्क्सिज्म, ये ही दो ऐसे एक लार्जर स्ट्रीम है पॉलिटिकल साइंस के, जो स्टेट के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का जो है एक आरोप लगाते हैं कि स्टेट जो है उस मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस को प्रमोट करता है। लेकिन प्रॉब्लम है दैट कि ये भी फिलॉसफी, मार्क्सिज्म और एनार्किज्म दोनों के पास एक जबरदस्त फिलोसफिकल अंडरपिनिंग तो है,
एक दार्शनिक समझ तो है, लेकिन इनके पास डाटा के साथ एनालिसिस के साथ जो है किसी वैकल्पिक समझ को विकसित करने का कोई बड़ा प्रयास जो है पॉलिटिकल साइंस में मौजूद नहीं है। इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टेट है, तो अगर वो स्टेट को अगर जो है ग्रॉसली क्रिटिसाइज करेगा तो फिर अपने ही एग्जिस्टेंस पर, अपने ही लेजिटिमेसी पर सवाल वो खड़ा कर देगा। तो पीस स्टडीज में जॉन गाल्टन, अभी जो मैंने नाम लिया, जॉन गाल्टन फादर ऑफ पीस स्टडीज हैं। अगर आप पीस स्टडीज में कुछ भी करना चाहते हैं तो जॉन गाल्टन को पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जॉन गाल्टन ने लिखा है कि जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है अथॉरिटी, सत्ता के वैध और अवैध प्रारूप का, उसके उपयोग का अध्ययन करता है, ठीक उसी तरह से पीस स्टडी जो है हिंसा के वैध और अवैध उपयोगों का अध्ययन करता है। तो जो राज्य की हिंसा की बात है कि राज्य की हिंसा कितनी वैध है, इसके लिए पॉलिटिक्स एज वैकेशन एक आर्टिकल है मैक्स वेबर का, उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। वे जो है स्टेट को जो है हिंसा के उपयोग का एक अधिकार देते हैं और कहते हैं कि उसके पास इसका एक वैध एकाधिकार है, एक लेजिटिमेट मोनोपोली है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम को बनाए रखने के लिए वो वायलेंस का यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर में की लेजिटिमेसी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ तक जो है उसकी सीमाएं भी, लॉ एंड ऑर्डर की भी तो कोई सीमाएं हो सकती हैं। डॉक्टर विकेश त्रिपाठी का लग रहा है कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो इसको लेकर कोई चिंता ना करें। और दूसरा ये है कि हमारे पास जूम मीटिंग के लिए 9 मिनट का समय बचा हुआ है। अगर इन केस कोई मीटिंग लेफ्ट हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग उसी लिंक को दोबारा क्लिक कर लेंगे, जिससे हम फिर से जोड़ सकेंगे। शायद उनका हमसे संपर्क फिर से स्थापित हो गया है। डॉक्टर विकेश, आप अपने को अनम्यूट कर दें और फिर इसके बाद प्लीज कंटिन्यू करें। जी हाँ, कुछ तकनीकी वजहों से। तो मैं बात कर रहा था कि जो है श्रीकाकुलम की, कि तो वहां पे लोगों को इस बात का अंदाजा था कि, और उसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी थे कि अगर यहाँ पर जो है रिएक्टर्स लगाए जाते हैं तो बड़े पैमाने पर जो है स्वास्थ्य संबंधी और दूसरे तरह की जो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। थोड़े दिन पहले ही जो है जापान में किसी रिएक्टर से रिसाव की बात भी सामने आई थी। तो ये सारी बातें थी, लेकिन वहां पर स्टेट ने जो है उस पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है लाठीचार्ज करके और दूसरे अन्य प्रकार से उसको समाप्त किया। तो यहाँ पर भी देखना होगा कि ये स्टेट ने उस पीसफुल प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए जिस तरीके से वायलेंस का सहारा लिया वो लेजिटिमेट है या नहीं है। तो स्टेट के वायलेंस की लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी को तय करने के लिए भी सोलरली रिस्पॉन्सिबल स्टेट ही बन जाता है। ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। दूसरा, ये प्रूफ हो चुका है कि पूरी दुनिया में जब स्टेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स जो है, जब बहुत सारी आंतरिक चुनौतियों से जो सीधे उनके सत्ता को, उनकी अथॉरिटी को चुनौती दे रही चुनौतियां होती हैं, उनसे जब वो लड़ नहीं पाती हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट का एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है, पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। और अगर आप इसी पहलू में, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर फिलहाल चीन की समस्या को देखें और चीन की अगर आंतरिक राजनीति को देखें, शी जिनपिंग की सिचुएशन को देखें, वहां पर जो जिस तरह से बिगड़ रही है, तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने पावर को रिस्टोर करने के लिए, अपने लेजिटिमेशन को बनाए रखने के लिए किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का पूरा डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे हैं। भारत में भी जो है कई बार सरकारों के द्वारा इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी का जो ये बाइनरी है, इस बाइनरी को डिफाइन करने में, इस बाइनरी को या इसको बाइनरी न कहकर डायरेक्ट कहिए, इस द्वंद्व को क्लियर करने में सिविल सोसाइटी की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट में इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी का होना
बहुत ज़रूरी है, जो ह्यूमन राइट्स को, इंडिविजुअल राइट्स को, कम्युनिटी राइट्स को जो है स्टेट के इस लेजिटिमेसी और लेजिटिमेट वायलेंस के डाइकोटोमी के बीच रिस्टोर कर पाए। अगर अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम देखें शांति को स्थापित करने के लिए हिंसा का उपयोग, तो इसका इतिहास बड़ा लंबा है। पीयूष जी, आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस के अच्छे विद्यार्थी हैं, तो आपको से हमें बात शेयर करना चाहूँगा कि जो परंपरागत यथार्थवादी हैं वो ये मानते हैं कि वार, वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस इज इसेंशियल इन बिल्डिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। किसी भी तरह से युद्ध हो, हिंसा हो, या हिंसा की धमकी देना, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीस को स्टैब्लिश करने के लिए परंपरागत यथार्थवादियों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया। हमारे कौटिल्य ने, अरस्तु ने, एक महत्वपूर्ण चीनी रणनीतिक विचारक हुए सुन त्सू, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में को बनाए रखने में सेना की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। सुन त्सू कहते भी हैं कि इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर एंड इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस। इसी तरह से एरिस्टोटल भी कहते हैं कि वी मेक वार दैट वी मे लिव इन पीस। हम युद्ध इसलिए करते हैं कि हम शांति में रह सकें। रोमन साम्राज्य में एक जो है सेना के जनरल हुए वेगेटियस, उन्होंने भी कहा है कि इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वार। अगर आप युद्ध चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, तो आपको जो है युद्ध के लिए प्रिपेयर रहना होगा। प्रमुख जो आधुनिक परंपरागत यथार्थवादी हांस जे मर्गेंथाउ भी हैं, वे भी जो है कहते हैं कि राजनीति जो है सत्य के लिए संघर्ष है। तो जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है या जो सत्यवादी दृष्टिकोण है, वो शांति के लिए हिंसा को आवश्यक मानता है। लेकिन आगे चल के जो संरचनात्मक यथार्थवादी हुए, उदारवादी, नव उदारवादी दृष्टिकोण हुआ शांति का, ये जो है युद्ध या सीधी हिंसा को के प्रत्यय को नकारते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गांधीवादी पीस को एस्टैब्लिश करने का जो गांधीवादी पैराडाइम हो सकता है, या जो गांधी मेथोडोलॉजी हो सकती है, हम फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं, एक थियोरेटिकल एक मेथोडोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि जो गांधीयन पैराडाइम क्या हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वो भी जो है नव उदारवाद या उदारवाद या आदर्शवाद के थोड़ा नजदीक है, लेकिन उससे भिन्न है। यहाँ मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो शांति का जो उदारवादी प्रतिमान है, वो सीधे हिंसा का जो शांति स्थापित करने के लिए सीधे हिंसा को नकारता है। लेकिन जो हार्ड पावर के और डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, जैसे इकोनॉमिक बैन लगाना और तमाम चीजें, उनको वो स्वीकार करता है। जो गांधी प्रत्यय होगा वो इन सब से अलग हट करके मूलतः अहिंसा पर आधारित होगा। जी सर, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि विशेष शास्त्रीय विवेचन में आप ज्यादा चले जा रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी ज्यादातर ग्रेजुएशन के हैं, तो शायद वो उनके लिए भारी चीजें लगे। आप बेहद इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं चीजों को, लेकिन वो हो सकता है उनके समझ के हिसाब से अभी ज्यादा हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विषय को थोड़ा सा ग्रेजुएशन स्तर का रखें, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हों। इसी बीच में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारा जो कनेक्शन है वो शायद 2 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज आप उसी लिंक को दोबारा क्लिक कर लेंगे, जिससे हम लोग फिर से जुड़ सकेंगे। और जिस आपने शुरुआत में ही कहा कि मानव सुरक्षा और शांति, मानव सुरक्षा के लिए शांति आवश्यक है, तो ये मानव सुरक्षा की संकल्पना क्या है, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा की हमेशा बात होती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा क्या है, मानव सुरक्षा की अवधारणा क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है, और ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग हैं? तो आपका सर एक्सपर्ट व्यू जानना चाहूंगा इसमें। साधारण शब्दों में कहें तो जो शब्द है सिक्योरिटी, वो जो है डिनोट करता है कि फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। तमाम तरह के, अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो उसको अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में समझें तो यही कहेंगे कि तमाम तरह की जो खतरे हैं मानव के सामने, उनसे जो है व्यक्ति
स्वतंत्र हो। तो अब सवाल है कि खतरे किस प्रकार के हैं। तो मूलतः दो तरह के जब हम इस सुरक्षा के विमर्श में घुसते हैं तो मूलतः दो तरह के जो है खतरों की बात की जाती है। एक खतरा होता है सीमा को खतरा, यानी थ्रेट टू बॉर्डर्स, हमारी जो सीमाएं हैं उनको जो है खतरा हो। तो किससे खतरा होता है? ये खतरा हमको अपने पड़ोसी राज्यों से, दूसरे अन्य राज्यों से, जो हमारी संप्रभुता को, हमारी एकता और अखंडता को चुनौती प्रदान करते हैं। ये सुरक्षा की एक बहुत ही परंपरागत समझ है। और दूसरी जो है वो है मानव को खतरा, या मानव को की सुरक्षा को जो खतरे हैं वो किससे हैं? वो जो है अलग अलग तरीके से आते हैं। बॉर्डर की इनसिक्योरिटी तो है ही है, लेकिन जो है बॉर्डर के अंदर जो मनुष्य निवास कर रहा है उसके साथ भी जो है तमाम तरह की सुरक्षा संबंधी खतरे आते रहते हैं। बीमारी, कोविड आप देख रहे हैं फिलहाल, कोविड का एग्जांपल ले लें तो कोविड भी जो है व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो बहुत सारे गैर